नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री न्गुयेन युआन फुक के साथ आज वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। कोविड गाइडलाइन के साथ राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं आज से शुरू होंगी। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 172 नए मरीज मिले, जबकि 182 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली। और केंद्र सरकार ने पेंशनधारियों के जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख अगले वर्ष 28 फरवरी तक बढ़ाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री न्गुयेन युआन फुक के साथ आज वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। बैठक के दौरान दोनों नेता आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे और भविष्य में भारत वियतनाम व्यापक सामरिक भागीदारी को आगे ले जाने के लिए दिशा निर्देश देंगे। वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय विचार विमर्श जारी रहा। वियतनाम की उपराष्ट्रपति सुश्री डांग थी नुगोंग थिन इस वर्ष फरवरी में सरकारी दौरे पर भारत आई थी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस वर्ष 13 अप्रैल को टेलीफोन पर बातचीत की थी, जिसमें कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। श्री मोदी मंगलवार को ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सैयदना मुफद्दाल सैफुद्दीन और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर आज साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड पहुंच रहे हैं। पतना पहुंचने के बाद वे पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। मुख्यमंत्री दूसरे दिन अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट के सुंदर पहाड़ी और बुआरीजोर प्रखंड के कार्यकर्ताओं से मिलकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा को लेकर 15 स्थानों पर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हेलीपैड का निर्माण भी यहां किया गया है। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं आज से शुरू हो जाएंगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि अभिभावकों की सहमति से ही बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में मार्गदर्शन के लिए स्कूल बुलाए जा सकते हैं। छात्र छात्राएं कक्षा में नियमित रूप से मास्क लगाकर बैठेंगे। कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार छात्रों के बैठने की दूरी 6 फीट होगी। वहीं 2 बेंचों में भी दूरी रखी जाएगी। 12वीं के बच्चों को स्कूल बुलाने और क्लास खत्म होने के बाद उन्हें भेजने के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। शिक्षा विभाग ने इसके शपथ पत्र का प्रारूप भी जारी कर दिया है। गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं ली जाएगी। जिन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या ज्यादा है, वहां अलग अलग दिन में सम विषम रोल नंबर के आधार पर उन्हें स्कूल बुलाया जाएगा। स्कूलों में 2 पालियों में कक्षाएं होंगी। पहली में 10वीं की कक्षा, जबकि दूसरी पाली में 12वीं के छात्रों को बुलाया जाएगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस बार मार्च में आयोजित की जानी है, जिसे देखते हुए बच्चों की तैयारी कराने की दिशा में कदम उठाया गया है। गोड्डा जिले के बुआरीजोर प्रखंड के रतनपुर गांव में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कल आदिवासी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कृषि कानून का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में कानून ला रही है। श्री मरांडी ने कहा कि किसान सम्मान योजना और राज्य की किसान आशीर्वाद योजना के कारण गांव-गांव के किसान समृद्ध हुए हैं। उन्होंने विपक्षी दलों की नीतियों की आलोचना करते हुए बिना कारण कृषि कानून का विरोध करने का आरोप लगाया। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के जोनल कमांडर विकास गंझू की अचल संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। एनआईए ने इस संबंध में चतरा जिला प्रशासन को एक पत्र भेजा है। विकास गंझू उर्फ वरुण उर्फ अविनाश उर्फ दशरथ गंझू को तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी का आधार स्तंभ माना जाता है।
वो एक जमाने में भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य रहा था। बाद में संगठन छोड़कर टीएसपीसी में शामिल हो गया। जोनल कमांडर की चल और अचल संपत्ति की पड़ताल करते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खरीद बिक्री अथवा हस्तांतरण पर रोक लगा दी है। एनआईए का पत्र मिलते ही उस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर अन्य नक्सलियों की अवैध संपत्तियों को भी खंगाला जा रहा है, जिसका खुलासा जल्द ही कर दिया जाएगा। कोडरमा जिले में मत्स्य पालन रोजगार का बेहतर साधन के रूप में विकसित हो रहा है। ऐसे में मत्स्य विपणन योजना के तहत 8 लाभुकों का चयन कर हाइजीनिक कंडीशन में मत्स्य पालन के अलावा मत्स्य रोजगार के लिए उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा जिले में मत्स्य पालकों की तरक्की के लिए उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। उपायुक्त की अध्यक्षता में मत्स्य विभाग की योजना के लाभ के लिए 8 लाभुकों का चयन किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में मत्स्य विपणन योजना के तहत हाइजीनिक कंडीशन में मछली बेचने और परिवहन हेतु मत्स्य विक्रेताओं को सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 8 लाभुकों का चयन किया गया है। इन लाभुकों के बीच ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, स्टॉल एवं अन्य प्रकार के उपकरण वितरित किए जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि मत्स्य पालन जिले में रोजगार के लिए बेहतर साधन बन रहा है और लोग विभागीय योजनाओं का सदुपयोग कर आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं। 10 दिनों के अंदर सभी लाभुकों के बीच सामग्री वितरित कर दिया जाएगा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। खूंटी जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारी अब लगातार जिले में ग्राम सभा द्वारा बनाए जा रहे बोरी बांध में समान रूप से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। उपायुक्त शशि रंजन समेत एसडीएम हेमंत सती, बीडीओ प्रदीप भगत, सीओ शंभुराम, थानेदार विक्रांत कुमार ने बोरी बांध में श्रमदान किया। गजगांव ग्राम सभा के ग्रामीण भी अपने बीच जिले के पुलिस प्रशासन को बराबरी के साथ बोरियों में बालू भरकर बांध निर्माण में सहयोग से बेहद उत्साहित नजर आए। उपायुक्त ने कहा कि इसके कई फायदे हैं। उन्होंने कहा कि पक्का डैम की तुलना में कच्चा बांध काफी फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि बोरी बांध से आर्थिक के साथ सामाजिक फायदे भी हो रहे हैं। बोरी बांध भूगर्भीय जल स्तर को बढ़ावा देने में बड़ा सहायक होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 172 नए मरीज मिले हैं। वहीं राहत की बात ये रही कि कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि राज्य में 182 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,13,025 हो गया है। इनमें 1,708 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,10,307 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,010 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। प्रदेश का कोविड रिकवरी रेट 97.59% हो गया है। अब तक 46 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। कल 10,346 कोविड टेस्ट हुए। वरिष्ठ नागरिकों को एक बड़ी राहत देते हुए सरकार ने पेंशनधारियों के जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को अगले वर्ष 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है।
कार्मिक और पेंशन मामलों के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड महामारी को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को ये राहत दी गई है। चतरा जिले में लगातार गिरते तापमान से जनजीवन प्रभावित हो गया है। ठंड का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि खिली धूप में भी लोगों को कनकनी महसूस हो रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे चतरा संवाददाता। चतरा जिले में लगातार गिरते तापमान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ठंड का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि खिली धूप में भी लोगों को कनकनी महसूस हो रही है। पिछले एक सप्ताह से पूरा जिला कड़ाके की ठंड के प्रकोप में है। जिले का तापमान 5 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। ठंड से बचने के लिए लोग शाम ढलने के पहले ही अपने घरों में दुबक जा रहे हैं। सुबह शाम सड़कों पर सन्नाटा दिखा जा रहा है। 10 दिन पहले तक ठंड के इस मौसम में भी जिले का तापमान लोगों के अनुकूल था, लेकिन पहाड़ों पर हुए भीषण बर्फबारी के बाद तापमान अचानक लुढ़कने लगा। इसी के साथ ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ता चला गया। रविवार को जिले का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तथा अधिकतम तापमान 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। बेलडी और गोलमुरी गोल्फ कोर्स में खेले गए टाटा स्टील गोल्फ चैंपियनशिप 2020 के फाइनल का खिताब पंजाब कपूरथला के गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने जीत लिया है। वहीं बेंगलुरु के चिक्का रंगप्पा उप विजेता बने। 17 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चले इस प्रोफेशनल गोल्फ में 126 पेशेवर गोल्फर भाग ले रहे थे। 1.5 करोड़ की इनामी राशि वाले इस टाटा स्टील गोल्फ चैंपियनशिप के विजेता गगनजीत भुल्लर ने बताया कि वो अब तक 9 अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट जीत चुके हैं। इस अवसर पर टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक और गोल्फ चैंपियनशिप के संरक्षक टीवी नरेंद्रन ने बताया कि टाटा स्टील खेल को शुरू से ही सहयोग करता आया है। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। ये खेल हैं गटका, कलारीपयट्टू, मलखंब और थांगता। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत में स्वदेशी खेलों की समृद्ध विरासत है और खेल मंत्रालय की प्राथमिकता इन खेलों को संरक्षित करने के साथ साथ इन्हें लोकप्रिय बनाने की है। चतरा जिले में सदर थाना पुलिस ने अफीम की खेती के विरुद्ध अभियान चलाया। इस दौरान सदर थाना क्षेत्र के सकीट पंचायत के कई गांवों में करीब 6 एकड़ भूमि पर लगाए गए अफीम के पौधों को अभियान में शामिल पुलिस ने नष्ट कर दिया। अभियान का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार कर रहे थे। इस दौरान लोगों को अफीम की खेती नहीं करने की भी सख्त हिदायत दी गई। साथ ही गांव के लोगों को इसके दुष्परिणाम के बारे में भी बताया गया। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है 28 जनवरी को बंगाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा की रैली। बंगाल में गठबंधन को लेकर केंद्र कमेटी करेगी फैसला। दैनिक भास्कर ने दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में गुरु तेज बहादुर जी की शहीदी दिवस में प्रधानमंत्री के मत्था टेकने की फोटो स्टोरी को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। 2 दिनों तक ठंड से नहीं मिलेगी राहत, इस शीर्षक के साथ दैनिक हिंदुस्तान ने राज्य में गिरते तापमान की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है कि किसान नेताओं से फिर होगी बात। सरकार ने किसान नेताओं को दिया न्योता, वार्ता की तारीख चुनने को कहा। जन समस्याओं का निराकरण सरकार की प्राथमिकता। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री के दुमका में लोगों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण को लेकर अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देशों को पहले पन्ने की सुर्खियां बनाई है। संडे टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर झारखंड में शीतलहर और कांके का तापमान 2 डिग्री पहुंचने की खबर को प्रमुखता से छापा है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने नेपाल में संसद भंग होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री न्युगुएन युआन फुक के साथ आज वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। कोविड गाइडलाइन के साथ राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं आज से शुरू होंगी। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 172 नए मरीज मिले, जबकि 182 लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी। और केंद्र सरकार ने पेंशनधारियों के जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख अगले वर्ष 28 फरवरी तक बढ़ाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए,
सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।